बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी एग्जांपल क्या है। तो जब एक प्लेयर जो है वो फुटबॉल को किक करता है तो फुटबॉल जो है वो मूव करता है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। तो उसकी जो मोशन है वो हमारे पास टू डायमेंशनल है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, लिहाजा इसकी जो मोशन होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। इसी तरह जब किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो वो भी टू डायमेंशन में मूव करती है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी मोशन भी कौन सी है? प्रोजेक्टाइल। इसी तरह जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है लॉन्चिंग पैड की मदद से तो ये भी टू डायमेंशन में मूव करते हैं अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी मोशन भी कौन सी है? प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट है, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं तो उसमें हमने कुछ अजम्पशन की होती हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो एयर की रेजिस्टेंस है उसको हम निगलेक्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो अर्थ कर्वेचर का इफेक्ट होता है उसको हमने निगलेक्ट किया होता है। थर्ड जो है जो अर्थ रोटेशन की वजह से इफेक्ट होगा उसको हमने इग्नोर किया होगा। नेक्स्ट आ जाएगा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो सेम रहती हैं और कुछ में चेंजेस आती हैं। तो वो वैल्यू जो कांस्टेंट रहती हैं, यानी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये ड्यूरिंग होल मोशन इसकी वैल्यू सेम रहती है। इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ये सेम रहेगा और मैकेनिकल एनर्जी जो है ये ड्यूरिंग होल मोशन हमारे पास क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो चेंज आते उनमें चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग मोशन। जैसे स्पीड है तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, कभी ये कम होगी कभी क्या होगी? इंक्रीज। इसी तरह वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम स्पीड या वेलोसिटी, मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास जिस पॉइंट पे हम प्रोजेक्ट कर रहे थे उस पॉइंट पे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इनकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। और जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर होगा तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है? मिनिमम होती है। तो इनके रेलेवेंट भी एमसीक्यू बन सकते हैं। इसी तरह से पूछा जा सकता है एट मैक्सिमम हाइट द वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज। तो y कंपोनेंट जो होता है पीक वैल्यू, पीक पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। इसी तरह अगर हम मोमेंटम फाइंड करते हैं तो वो मिनिमम होगा। क्यों? पीक पॉइंट पे सिर्फ हमारे पास x कंपोनेंट होता है, y कंपोनेंट 0 होने की वजह से मोमेंटम की वैल्यू भी क्या होगी? कम। इसी तरह आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि हम क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं किसी सर्टेन हाइट से, यानी यहाँ हम y हाइट से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। किस वेलोसिटी के साथ? विद वेलोसिटी vx के साथ। अब जिस लम्हे हम इसको छोड़ दें तो उस लम्हे इसकी वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या है? 0। अब अगर हम जो एयर की रेजिस्टिव फोर्स है उसको इग्नोर कर देते हैं तो इसका मतलब है जो हमने पुश दिया है वही है, उसके बाद इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे तो उसका इफेक्ट क्या होगा? जिस वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो अपनी वेलोसिटी को मेंटेन रखेगा, यानी यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और अगर जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसमें चेंज क्या होगा? 0 आएगा। तो जब चेंज 0 आएगा तो हॉरिजॉन्टल जो डायरेक्शन है उसमें एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी हम क्या करते हैं जो इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है उसको कवर करते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकंड है s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ जो s है इसकी जगह पे हम x रख लेंगे, x कंपोनेंट आएगा तो वो किसके इक्वल है? उसको हमने नाम दिया हुआ है vx का। तो ax यहाँ पे क्या है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल सिमत में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लिहाजा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? 0 के। ये 0 आ जाएगा। इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए अगेन हम जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको अप्लाई करेंगे। तो वो क्या है? s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो इसमें क्योंकि वर्टिकल है तो s की जगह पे हम y रख लेंगे। वर्टिकल है तो vi जिस लम्हे हमने इसको ड्रॉ किया है उस लम्हे इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? 0 होगी।
अब ये जो ऑब्जेक्ट है फॉल कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब ग्रेविटी की वजह से फॉल करेगा, डाउनवर्ड फॉल करेगा, तो डाउनवर्ड जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, जी के। ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 gt²। अब अगर इसमें हम देखें तो जो 1/2 g है ये कांस्टेंट है, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा स्क्वायर ऑफ टाइम। नेक्स्ट इसके रेलेवेंट एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि आपको टाइम बता दिया जाए, हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, उसको मैक्सिमम जो पॉइंट है उससे नीचे आने के लिए टाइम जो लगता है वो 3 सेकंड है, तो बताएं वो कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस इक्वेशन की मदद से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, आपको टाइम बता दिया जाता है और ये कहा जाता है कि डिस्टेंस जो वर्टिकल है उसको फाइंड करें, तो इस इक्वेशन से हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इसी इक्वेशन में हम t की वैल्यू पुट कर दें, यानी यहाँ से हम t फाइंड करें, तो वो t हमारे पास आ जाएगा x ओवर vx। तो इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो ये हमारे पास जो इसकी ट्रेजेक्टरी है उसको रिप्रेजेंट करेगी अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। उसके बाद नेक्स्ट है एक एमसीक्यू को हम डिस्कस करते हैं, उसमें क्या है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ये हमारे पास एक बॉल है, इसको हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, इसकी हाइट कितनी है 10 मीटर विद वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड, और ये जो वेलोसिटी है ये कितनी है 21 मीटर पर सेकंड। हाउ फार इट हिट द ग्राउंड, तो ये कितनी दूर जमीन पे जाके हिट करेगा, यानी हमने x फाइंड करना है। तो x का हमने फार्मूला पढ़ा था, x इज इक्वल टू vx इंटू टी। तो यहाँ x जो है हमारे पास vx किसके इक्वल है 21 के, और t जो है ये t इसमें गिवन नहीं है लेकिन हाइट गिवन है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास हाइट गिवन हो, हमने t फाइंड करना हो तो इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, यानी यहाँ से t स्क्वायर आ जाएगा 2y ओवर g। तो हमने t फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई y किसके इक्वल है 10 ओवर g, ये हमारे पास 10 आ गया। इसको हम करते हैं तो ये जो t आ जाएगा ये आ जाएगा 1.41 सेकेंड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, t की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, v भी है, दोनों वैल्यू इस फार्मूले में हम रख देंगे। तो vx क्या है 21 मल्टीप्लाई बाई 1.41, तो आंसर क्या आ जाएगा 30 मीटर। तो इसका जो हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा 30 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, इसमें हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं जो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, तो इस प्रोजेक्टाइल को हम नाम देंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो हमने क्या करना है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम VIX कह देंगे, दैट इज इक्वल टू VI cos थीटा। अब क्योंकि हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल सिमत में कोई फोर्स नहीं एक्ट करती, तो जब कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही तो इट्स मीन के ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, तो जब सेम रहेगी चेंज नहीं आएगा तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर इसका वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो हम लेते हैं तो वो VIY दैट इज इक्वल टू VI sin थीटा। और वर्टिकल सिमत में क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास AY किसके इक्वल आ जाएगा, G के। अब ये हमने क्या किया था, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट आया था उसमें हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड किया था। बिल्कुल इसी तरह हमने क्या करना है, जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है उसमें हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, अगेन वही हम रिलेशन यूज करेंगे, लेकिन फर्क क्या है कि वहां पे हम वेलोसिटी यूज कर रहे थे Vx, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या है VIX इज इक्वल टू VI cos थीटा। तो VIX की जगह पे क्या आ जाएगा VI cos थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ से टाइम आ जाएगा t इज इक्वल टू x VI cos थीटा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो अगेन हमने, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसमें जब हमने थ्रो किया था तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो थी लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो नहीं है, हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू VI sin थीटा। तो और ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया अपवर्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया जाता है तो उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, -g आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू हम ये वाली वैल्यू VI की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस आती है। नेक्स्ट हम इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है या ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है उसको फाइंड करना चाहते हैं,
तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो टी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से फाइंड की है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से, यहाँ टी की वैल्यू और यहाँ टी की वैल्यू दोनों में वैल्यू रख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ये वी आई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स साइन अवर cos दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -1 जी एक्स स्क्वायर अवर 2 वी आई स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इस फैक्टर को हमने ए का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे ये जो सारा फैक्टर है ये हमारे पास बी आ गया, तो इसको हमने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो इससे क्या मुराद है कि जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होगा, जो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, पैराबोलिक फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अवर हाफ। नेक्स्ट है अगर हम प्रोजेक्टाइल का किसी भी लम्हे जो डिस्प्लेसमेंट है उसको फाइंड करना चाहते हैं, तो क्योंकि प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है ये 2 डायमेंशनल है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जी। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है। जब ये दोनों हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, उसके बाद हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है किसी भी लम्हे। तो जो किसी भी लम्हे अगर हम वेलोसिटी लेते हैं, तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इनके साथ हम क्या लिखेंगे, ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी, इसके अलावा यूनिट वेक्टर आई आ जाएगा, इसके अलावा क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर ये आ जाएगा। यानी अब हमने क्या करना है, किसी भी इंस्टेंट को हमने एफ का नाम दे दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है एक्स की, तो फाइनल हम क्या फाइंड करेंगे, उसके लिए हमने इक्वेशन यूज की हुई है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो क्योंकि पूरी हॉरिजॉन्टल मोशन में जो एक्स कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास इनिशियल कंपोनेंट था वेलोसिटी का, वही क्या होगा, नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, जो y कंपोनेंट है उसको फाइंड करना है। तो इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वी एफ y इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हमने इसको नाम दे दिया, वी आई किसके इक्वल है, ये हमें पहले लिखा हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस जी। तो ये हमारे पास y कंपोनेंट वेलोसिटी का आ गया। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड का हमने फार्मूला पढ़ा है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई। यानी हमारे पास किसी भी लम्हे x कंपोनेंट वेलोसिटी का क्या है और y कंपोनेंट क्या है, इसकी मदद से हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर एंगल फाइंड करना है तो वो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन की मदद से फाइंड कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, तो इसमें क्या है, द मोमेंटम ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट इज। तो प्रोजेक्टाइल का जो मोमेंटम है एट हाईएस्ट पॉइंट पे वो क्या होगा, तो ये देखा गया है कि ये जो एमसीक्यू है ये मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं इसका ऑप्शन जो है वो जीरो जो है इसको सही कर देते हैं। क्यों, उनके जहन में ये बात होती है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, लिहाजा मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ये इसका आंसर सही नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू होती है, क्यों, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो ड्यूरिंग मोशन कांस्टेंट रहता है। जब हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, इट्स मीन कि उसकी वैल्यू जो हाईएस्ट पॉइंट पर भी होगी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने पढ़ा था वो था हमारे पास वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। तो मोमेंटम किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम वी। तो एक्स कंपोनेंट की वजह से ये आ जाएगा एम वी आई कॉस थीटा। तो लिहाजा जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे जो मोमेंटम होगा वो हमारे पास होगा एम वी आई कॉस थीटा। तो ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड करना है प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट। तो जो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट होती है वो है h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब अगर हम क्या करते हैं, साइन 2 थीटा जो है ये मैक्सिमम की इक्वल रख लेते हैं, यानी ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। एंगल की हमने ऐसी वैल्यू रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 ये मैक्सिमम आ जाता है। तो उस कंडीशन में जो हाइट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के। यानी अगर हम v को डबल कर देंगे तो हमारे पास जो हाइट है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी और ये इन्वर्स होगी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से। तो अगर हम क्या करते हैं, किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं वहां पे ग्रेविटेशन की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, तो बाकी फैक्टर अगर हम सेम रखते हैं तो वहां हाइट की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है टाइम ऑफ लाइट।
तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो प्रोजेक्टाइल का है वो हमारे पास होता है 2 vi sin थीटा ओवर g। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता है, हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके जस्ट बिफोर हिट ग्राउंड तक होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे पास यही को पूछे, बात वो टाइम को इस तरह से ही पूछ सकता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम होता है। तो देखें ये दो इंटरवल में है, एक ये हिस्सा होगा और एक ये हिस्सा होगा। अगर इस तरह से वो पूछ लेता है कि टाइम बताएं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके मैक्सिमम हाइट तक, तो हम क्या कर देंगे, इस टाइम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास वो टाइम क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन से लेके मैक्सिमम हाइट तक। उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो जब हम क्या करते हैं, किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं अपवर्ड, तो जो ही वो अपवर्ड मूव करेगा तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाती है, लिहाजा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, लेकिन इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें इजाफा होता जाएगा, लेकिन किसी भी लम्हे जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट है जो मैक्सिमम हाइट है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे कि E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि पीक पॉइंट पे इसकी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, वो किसके इक्वल थी, दैट इज इक्वल टू vi cos थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको यूज करेंगे, तो मैक्सिमम हाइट पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आ जाएगी 1/2 mvi स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यानी इसकी मदद से हमें अगर एंगल गिवन हो और साथ आपको मास वेलोसिटी का हाइट जो वैल्यू गिवन हो, तो हम मैक्सिमम हाइट पे जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर हम क्या करते हैं, जब वो मैक्सिमम हाइट पर है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे mgh। तो h हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ये, तो h की वैल्यू इसमें अगर हम रख देते हैं तो हमारे पास इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये जो फैक्टर है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आ जाएगा mvi स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कौन सी है, ये वाली, तो ये हमारे पास काइनेटिक आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारे पास पोटेंशियल थी 1/2 mvi स्क्वायर sin स्क्वायर ओवर 2। अब इन दोनों में mvi का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो हमने मैथमेटिक्स का ये फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। इसकी जगह पे 1 रख देंगे तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। उसको नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही अहम जो एमसीक्यू है, इसमें क्या है, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हमने लॉन्च किया है 45 डिग्री पे, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 200 जूल। तो हमने बताना है कि व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो जब हम 45 के एंगल पे लॉन्च करते हैं तो उस लम्हे हमारे पास जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो दोनों सेम होंगे। क्यों, vix इज इक्वल टू होता है vi cos थीटा और viy हमारे पास आ जाएगा vi sin थीटा। जब ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होंगे तो इट्स मीन कि काइनेटिक एनर्जी जो x कंपोनेंट की वजह से और काइनेटिक एनर्जी जो y कंपोनेंट की वजह से, दोनों की वजह से इक्वल होगी। तो क्योंकि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है 200 जूल है, तो यहाँ पे इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी 100 जूल होगी और इसकी वजह से जो होगी वो भी कितनी होगी, 100 जूल। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये सेम रहता है, लेकिन जो ही हम प्रोजेक्टाइल को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये कम होता जाएगा। लिहाजा जब वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट की कम होती जाएगी तो इट्स मीन कि इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी, और जब ये पीक पॉइंट पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट की। लिहाजा जितना भी वर्टिकल कंपोनेंट था वो सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 100 जूल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कांस्टेंट रहेगी, लिहाजा हमारे पास जो पीक पॉइंट होगी उस लम्हे जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 100 जूल होगी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी हमारे पास क्या होगी, 100 जूल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो सी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल की रेंज को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं r इज इक्वल टू vi स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g।
अब ये जो रेंज है अगर हम देखें तो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी वी आई स्क्वायर की और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है जी के। यानी अगर हम क्या करते हैं, ये जो साइन 2 थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सेकंड, अगर हम क्या कर देंगे, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसको रिड्यूस कर देते हैं तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसके रेलेवेंट भी एमसीक्यू बन सकते हैं। यानी हमारे पास क्या है, हम सेम इनिशियल वेलोसिटी रखते हैं और मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल रिक्वायर्ड है 45 डिग्री वो भी रखते हैं, तो हम उसी प्रोजेक्टाइल को जमीन से चांद पर लेकर चले जाते हैं। तो क्या होगा, सेम एंगल रखा है हमने, सेम वेलोसिटी रखी है, तो क्योंकि जब हम चांद पे पहुंचेंगे तो वहां पे जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है वो जमीन के निस्बत 6 टाइम रिड्यूस हो जाती है। तो जब ग्रेविटेशन रिड्यूस हो जाएगी तो वहां पे रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये भी पॉइंट एमसीक्यू के लिए बहुत अहम है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे पास मैक्सिमम जो रेंज है, जब हमने यहाँ पे एंगल 45 रखा है तो वो मैक्सिमम रेंज किसकी इक्वल आ रही है, वी आई स्क्वायर अवर जी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हम क्या करते हैं 45 में सेम जो एंगल है उसको ऐड करते हैं या सेम एंगल को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेम एंगल ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास रेंज क्या रहेगी, सेम। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं 45 में क्या करता हूँ, जो 1 डिग्री है उसको ऐड कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 46, और 1 डिग्री में माइनस कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 45। तो दोनों पे हमारे पास रेंज क्या होगी, सेम। इसी तरह अगर मैं इसमें 10 ऐड कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 55, और अगर इसमें से 10 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये क्या आ जाएगा 35। तो इन एंगल पे हमारे पास रेंज क्या रहेगी, सेम आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास एंगल 45 डिग्री होगा तो उस लम्हे जो रेंज है ये 4 टाइम होती है हाइट की। यानी जब एंगल ये वाला हमारे पास 45 है तो ये जो रेंज आ रही है 4 टाइम होगी। इसकी एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें इस कंडीशन में हमारे पास जो हाइट है वो 25 मीटर है, तो उस वक्त जो रेंज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये 100 मीटर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते हैं जो एंगल 45 से बढ़ाते जाते हैं, जब हम एंगल बढ़ाते जाएंगे तो रेंज की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती जाएगी, लेकिन जो हाइट की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। और जब हमारे पास जो एंगल है वो 76 डिग्री हो जाएगा, इस एंगल पे जो रेंज है और हाइट दोनों इक्वल होते हैं। अब ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि एट व्हाट एंगल द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड हाइट इज इक्वल, तो वो हमारे पास एंगल कौन सा होगा, दैट इज 76 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते हैं एंगल को फर्दर इंक्रीज करते हैं, यानी हमने जो एंगल की वैल्यू है वो 76 डिग्री से इंक्रीज कर दी, तो जब हम एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, अब हाइट बढ़ती जाएगी एज कंपेयर टू रेंज। तो ये भी पूछा जा सकता है एट व्हाट एंगल, इफ द वैल्यू ऑफ एंगल इज इंक्रीजेस the height